नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज से हमारे चैनल पर यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए क्लासेस शुरू की जा रही हैं। और ये जो क्लास है ये जीके से रिलेटेड है। ये 50 नंबर की क्लास है, क्योंकि जीके का जो पोर्शन है वो पूरा 50 नंबर का है। और इस क्लास में हमने आपके लिए जो भी क्वेश्चन रखे हैं वो सारे आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं। जो भी आपका सिलेबस है उसको ध्यान में रखकर ही इस क्लास का निर्माण किया गया है। उसमें जो भी 25 क्वेश्चन हैं वो सारे आपके टॉपिक से रिलेटेड ही हैं। तो इसलिए आइए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी क्लास लगातार आपको मिलती रहे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। तो अगर बात की जाए एशिया का ज्योतिपुंज की, तो एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहली क्लास में सिलेबस बताया था। तो सिलेबस में मैंने आपको दिखाया था कि गौतम बुद्ध नाम का एक उसमें टॉपिक है, यहाँ पर महात्मा बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये उसी को रिलेटेड, इसी को ध्यान में रखकर यहाँ पर रखा गया क्वेश्चन। तो आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं हम महात्मा बुद्ध के बारे में। तो महात्मा बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अगर आपसे पूछा जाए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। ठीक है। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था और माता का नाम माया देवी था। बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था, यानी कि ये घर से 29 वर्ष की अवस्था में चले गए थे, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। और इनके जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड है। अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो महाविनिष्क्रमण और दूसरा कमल एवं सांड। तो इस चीज़ को आप याद रखो ना कि बौद्ध धर्म की जब महात्मा बुद्ध ने अपने गृह को त्यागा था तो उसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। और साथ ही इनका जो जन्म का जो प्रतीक है, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जन्म का प्रतीक क्या है, प्रतीकों से संबंधित क्वेश्चन कराए जाते हैं, पूछे जाते हैं। अब इनसे संबंधित जितने भी प्रतीक हैं वो सारे मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में करा दूंगा, तो उसकी आप टेंशन ना लें। फिलहाल अभी आप इतना जानें कि इनके जन्म का प्रतीक क्या है। तो इनके जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। अभी हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन हमारा क्या है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। हमारा ये नारा है वेदों की ओर लौटो। तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओटावा किस देश की राजधानी है। क्योंकि राजधानियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर बार। यूपी ट्रिपल एस सी पैट ने अभी तक जितने भी पेपर कराए हैं 2 साल में जो पेपर हुए हैं उनमें हर एक पेपर में राजधानी जरूर पूछी गई। एक राजधानी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप जब इसकी तैयारी करें तो एक तो आपको राजधानी याद करना है और दूसरा उसकी मुद्रा। ठीक है। मैं आपको पूरे 100 देश कराऊंगा। मैंने आपसे कह दिया है कि मैं आपको 100 देश कराऊंगा और 100 देश की राजधानी और मुद्रा मैं आपको रटवा दूंगा, उसकी आप टेंशन ना लें। फ़िलहाल ओटावा किस देश की राजधानी है? तो ओटावा है कनाडा की राजधानी। इसके साथ आगे इसके फैक्ट को जानते हैं। तो कनाडा की मुद्रा क्या है? कनाडा की मुद्रा है कनाडियन डॉलर। कनाडा की मुद्रा क्या है? कनाडियन डॉलर। म्यांमार की राजधानी क्या है? नावपी ताब। इसे इंग्लिश में नेपीडा भी कह देते हैं, लेकिन म्यांमार की राजधानी क्या है? नावपी ताब। और इसकी मुद्रा आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा पड़ोसी देश है। तो म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात। चीन की मुद्रा रेनमिनबी है और इसकी राजधानी है बीजिंग। ठीक है, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। अच्छा, ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? तो ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। तो ये आपको याद रखना है। मैं आपको आगे आने वाली सारी मुद्राएं और सारी राजधानी सब करा दूंगा। जितने भी 100 देश मैंने आपको बताए, कम से कम 100 देश, हो सकता है 100 से प्लस भी हो जाए, लेकिन 100 देश तो आप मान के चलिए ही, और उन्हीं में से आएगा। ठीक है, उन्हीं में से आएगा। चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों ये जो है ना अनुसंधान संस्थान, ये भी आपके टॉपिक में है। मैंने सिलेबस वाली वीडियो में आपको बता दिया था, आप देख लेना जाके। अनुसंधान संस्थान से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हर पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? तो ये है शिमला में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है शिमला। अच्छा, इसकी ट्रिक क्या है, अगर आपको मान लो आलू अनुसंधान ना याद हो तो आप याद कर लेना कि शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च होती है, शिमला मिर्च में आप आलू डाल के खाते हो, नहीं शिमला मिर्च में आप आलू डाल के खाते हो, तो वहाँ से आप याद करना कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है शिमला में। तो ये तो हो गई इसकी ट्रिक। चलो अब हम जरा और अनुसंधान संस्थान पढ़ते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो जो चावल वाला अनुसंधान केंद्र है वो है कटक में।
चावल वाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक में। अच्छा, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है नागपुर में। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र स्थित है मैसूर में। अब इसकी ट्रिक क्या होगी? तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया ना, आलू शिमला, कि शिमला मिर्च से आप आलू को रिलेट कर लेना कि शिमला मिर्च में आलू डाल के आपने सब्जी बनाई और खाते ही हैं, ठीक। अब चावल कटक की कैसे बनेगी? देखो, चावल में आपने देखा होगा जब मम्मी आपकी चावल बीनती है तो उसमें कंकड़ होते हैं, ठीक है। और अगर वो कंकड़ अगर मान लो वाई दबे एक रह जाता है और जब आप खाते हो तो वो दांत में जब कट्टे से बोलता है ना, कट्टे से, तो वो चावल को आप कट्टे से रिलेट कर लेना, तो आप आ जाएगा कटक। भाई अगर चावल में अगर कंकड़ है और कंकड़ आपके दांत में चला गया तो कट्टे से बोलेगा, तो आप उसको क्या बोलो? कटक। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब केंद्रीय कपास, तो कपास को आप देखो नाग से, ठीक है, नाग से आप रिलेटेड करो। जो नागपुर है ना, नागपुर में आप नाग से रिलेटेड करो, नाग होता है सांप। और कपास को आप मान लो क्यों पास, मान लो आपका दोस्त है, आप मतलब आपके पड़ोस में नाग निकल आया, ठीक है, नाग यानी कि सांप निकला है और आपका दोस्त सांप के पास जा रहा है, तो आप कहोगे अरे क्यों पास जा रहा है? अरे भाई क्यों पास जा रहा है? नाग काट लेगा, नाग है, क्यों पास जा रहा है? तो नाग से आप का पास देखो, क्यों पास जा रहा है? नाग, ठीक है। तो नाग से आपको, जब आप नाग देखो ना तो आपको अपने आप कपास याद आ जाएगा, या कपास याद आ जाए तो आपको तुरंत याद आएगा कि क्यों पास किसके? यानी कि नाग के, तो नागपुर यानी कि कपास। तो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर में। अच्छा, मैसूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो मैसूर में कौन सा है? तो मैसूर में रेशम अनुसंधान केंद्र। इसके आप ट्रिक अपने बना लेना कि केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र स्थित है मैसूर में। ये मैं आपको सारे अनुसंधान केंद्र करा दूंगा और अभी इनका मैं रिवीजन भी कई बार करा दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप क्लास में आते रहें, क्लास में ही आपको सब याद करा दिया जाएगा और लगातार इन क्वेश्चन को जो मैं करा रहा हूँ इनका भी मैं आगे आने वाली क्लासेस में बीच में लाता रहूँगा, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, बालक के नियोजन का प्रतिषेध संबंधित है। अब बताओ, बालकों के जो नियोजन का प्रतिषेध है वो किस आर्टिकल से संबंधित? तो वो है अनुच्छेद 24। ये आपका मौलिक अधिकार संबंधित है, आपके टॉपिक में दिया गया है, जो आपका सिलेबस है उसमें दिया गया है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वहीं से मैं लेके आया हूँ कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध संबंधित है अनुच्छेद 24। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनुच्छेदों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मौलिक अधिकार के। अच्छा, तो है क्या अनुच्छेद 24 में? तो इसमें ये दिया गया है बालकों के नियोजन का प्रतिशत अनुच्छेद 24 वाले में कि इसके अंतर्गत, अनुच्छेद 24 कहता है कि इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों व अन्य जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जाएगा। यानी कि आपने देखा होगा कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 14 वर्ष से कम आयु के हैं और फैक्ट्री और कारखानों आदि में काम कर रहे हैं, तो अनुच्छेद 24 यह कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों व अन्य जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जाएगा। तो ये आर्टिकल 24 से संबंधित। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपये होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया पॉलिटिकल साइंस से, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत के महान्यायवादी का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारत के महान्यायवादी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बायोलॉजी से रिलेटेड है ये, क्योंकि बायोलॉजी दी गई है आपके सब्जेक्ट में, सिलेबस में। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लॉजी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब हम कुछ पढ़ते हैं। फाइकोलॉजी पोमोलॉजी किसे कहते हैं? तो पोमोलॉजी होता है फलों के अध्ययन को, ठीक है। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी। अच्छा, फाइकोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? तो फाइकोलॉजी कहते हैं शैवालों के अध्ययन को। जो शैवाल होती है, शैवाल आपने देखी होगी, जो शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। और छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सौरोलॉजी। यहाँ पर आप सौरो कर लेना, ठीक है, सौरोलॉजी। सौरो वहाँ ले लिख के सौरो भी आ जाता, लेकिन आप सौरोलॉजी मानो। ये क्या लिखा है? सौरोलॉजी। तो सौरोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो ये कहा था छिपकली के अध्ययन को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। केमिस्ट्री से ये पीएच वैल्यू बहुत पूछी जाती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। क्या होता है पीएच मान रक्त का? 7.4। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6.0। और लार का कितना होता है? 6.5। और नींबू का होता है 2.2। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर 2 पीएच वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो लार की, जिसे मैंने रेड में अंडरलाइन कर दिया है, और एक आपकी ये रक्त वाली। ये दोनों बहुत पूछी जाती है कि रक्त की पीएच वैल्यू बताओ, तो होती है 7.4। और लार की कितनी होती है? मैंने अभी आपको बताया
लार की एक बार आप फिर से बताइए, लार की कितनी होती है? लार की होती है 6.5 और नींबू की होती है 2.2 और मूत्र की कितनी होती है? 6.0। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं कि पीएच से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि पीएच स्केल किसने दिया, ठीक है। पीएच स्केल है वो किसने दिया था? तो वो दिया था सोरेनसन ने। इस चीज़ को आप याद रखो, पूछा जा सकता है कि पीएच स्केल किसने दिया था, तो पीएच स्केल दिया था सोरेनसन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, ये भी केमिस्ट्री से लिया गया है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। ये हमने 8वें 9वें में हम बहुत पढ़ते थे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो चैडविक ने भाई न्यूट्रॉन की खोज की थी और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी और एंडरसन ने किसकी खोज की थी? एंडरसन ने की थी पॉजिट्रॉन की खोज। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे उच्च कोटि का कोयला है, तो बताइए सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? तो सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रेसाइट कोयला है, ठीक है। कोयला कितने प्रकार का होता है? कोयला होता है 4 प्रकार का, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। कौन कौन सा? एंथ्रेसाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और पीट कोयला। सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रेसाइट कोयला होता है क्योंकि इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है ना वो 85% होती है। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक कार्बन कौन से कोयले में पाया जाता है तो एंथ्रेसाइट कोयले में पाया जाता है। कितना होता है? 85%, इसलिए ये सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, लाल दवा के नाम से किसे जाना जाता है? तो भाई लाल दवा के नाम से जानता है पोटेशियम परमैंगनेट को। और इसका अगर फार्मूला पूछा जाए, क्योंकि हर बार एक फार्मूला पूछा जाता है, आप देखना जाके पहली बार जो पैट हुआ था ना उसमें ब्लीचिंग पाउडर का पूछा गया था कि ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला वहाँ पे आया था CaOCl2। तो इसलिए आपको याद रखना है कि फार्मूले आपको याद होने चाहिए। हालांकि मैं आपको सारे करा दूंगा, हर क्लास में कम से कम मैं 1-2 फार्मूले लेके आता रहूँगा और मैं हर टॉपिक से कम 2-3 क्वेश्चन लेके आ ही रहा हूँ। इसी वजह से आप खुद ही देख रहा हूँ, मैं हर टॉपिक को इसमें मेंशन कर दिया 25 क्वेश्चन क्लास में। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 3 मई को। दिवस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा भाई 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। सारे के सारे ये दिवस इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद किसकी पुस्तक का नाम है? तो गीत गोविंद जयदेव की पुस्तक का नाम है। हर बार पैट कम से कम एक क्वेश्चन पूछता है पुस्तकों से। इस बार पूछा गया था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जो कि महात्मा गांधी की पुस्तक थी। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो हर बार एक क्वेश्चन आप मान के चलिए पुस्तक से आएगा ज़रूर। और ये हेडक्वार्टर से आ गया, देखो हेडक्वार्टर से भी आता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। पेरिस कहाँ किसकी राजधानी है? तो पेरिस है फ्रांस की राजधानी। ये आपको पता होना चाहिए कि पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। अच्छा एक क्वेश्चन और आएगा कि इसकी फुल फॉर्म बताओ यूनेस्को की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखना जाके, अगर आपके पास पुराना पेपर हो तो उसमें देखना, उसमें फुल फॉर्म दी जाती है। एक आपको ऐसे शॉर्ट फॉर्म दे देगा और पूछे इसकी फुल फॉर्म बताओ, तो आपको याद होनी चाहिए। मैं हर क्लास में आपको कम से कम 1 से 2 फुल फॉर्म लेकर आता रहूँगा, जिससे जब तक 75 दिन में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो, क्योंकि जब तक हमारा पेपर होगा तब तक हम सब कुछ याद कर चुके होंगे, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको याद रखना, यूनेस्को की फुल फॉर्म हो गई। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर से रिलेटेड है। 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अगर बात की जाए अभी जो ऑस्कर पुरस्कार हुए वो कौन से हुए? 95। पूछे जा सकते हैं कि अभी हाल ही में कौन से ऑस्कर पुरस्कार दिए गए हैं? तो 95वां ऑस्कर पुरस्कार दिए गए हैं 2023 में। अच्छा इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो वो दिया गया ब्रेंडन फ्रेजर को। किसको दिया गया है? ब्रेंडन फ्रेजर को। मैं आपको ऑस्कर पुरस्कार अलग से करा दूंगा, इसकी आप टेंशन ना लें, ठीक है। अलग से मैं आपको ऑस्कर पुरस्कार डिटेल में कराऊंगा, क्योंकि पुरस्कार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया था, पहली वीडियो आप देखना जाके सिलेबस की, वहाँ पे है पुरस्कार से रिलेटेड टॉपिक दिया अलग से पुरस्कार, तो वो आपको याद रखना है। चलिए ब्रेंडन फ्रेजर को किस फिल्म के लिए दिया गया? तो फिल्म आपको याद रखनी द व्हेल। पूछा जा सकता है कि ब्रेंडन फ्रेजर को ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म के लिए दिया गया?
तो दावेल के लिए दिया गया। और काय का पुरस्कार दिया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। इसके साथ ही ऑस्टिन बटलर, इन्हें फिल्म एल्विस के लिए, कौन सी फिल्म है, एल्विस, इसके लिए 76वां बाफ्टा पुरस्कार 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का के लिए चुना गया है। ठीक है, 76वां बाफ्टा पुरस्कार 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसको चुना गया, तो वो चुना गया ऑस्टिन बटलर को। और पुस्तक कौन सी है, फिल्म एल्विस। ऐसे ही 95वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसको चुना गया है, तो वो चुना गया ब्रेंडन फ्रेजर को। किस फिल्म के लिए, फिल्म द वेल के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार जो अभी हुए हैं 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023, उसमें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार किसको दिया है, ये आपको मालूम होगा। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, ठीक है, जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, तो उसका पुरस्कार किस गाने को दिया गया, तो वो दिया गया नाटू नाटू। आपने सुना होगा नाटू नाटू, हमारे भारत का ही है। तो नाटू नाटू फिल्म कौन सी है, फिल्म है RRR। कौन सी फिल्म है, फिल्म RRR। इसको मैं बहुत ही डिटेल में आपको सब पढ़ा दूंगा, आप टेंशन ना लें। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि खेलों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। निखत जरीन किस खेल से संबंधित हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो निखत जरीन है वो मुक्केबाजी से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई, मुक्केबाजी से। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये आपको डेट याद रखनी है, डेट पूछी जाती है। चलिए, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कहीं कहीं आपको 4 फरवरी 1922 को भी मिलेगा, तो आप देख लेना। अगर 4 फरवरी दिया होगा तो 5 नहीं पूछा जाएगा, और अगर 5 फरवरी दिया होगा तो 4 नहीं पूछा जाएगा। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहें, इतना करीब के नहीं पूछेगा क्योंकि वो ऐसा ही है, 4 फरवरी कहीं 4 फरवरी कहीं 5 फरवरी है। तो चौरी चौरा कांड की डेट क्या है, 5 फरवरी 1922। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। कब हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। ये सारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन हैं क्योंकि ये आपके टॉपिक में दिए गए हैं। अच्छा, हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन हैं, तो आप जानते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। और कोलकाता किस राज्य की राजधानी है, तो कोलकाता है पश्चिम बंगाल की राजधानी। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि राज्यों की राजधानी है, टॉपिक में आपके दिए गए हैं। सारे सिलेबस में ये चीज़ें ऐड हैं, मैं सब सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा, श्वेत क्रांति का संबंध है, अब बताइए किससे संबंधित है, तो भाई श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध से है। किससे, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति का संबंध। अच्छा, रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो भाई मेरे रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। ऐसी पीली क्रांति का संबंध है मसाला तिलहन उत्पादन से। और बादामी क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन से। जब आप इकोनॉमिक्स का, जब इसमें आप देखना जाके सिलेबस, तो आप देखोगे वहाँ पर अलग से लिखा हुआ क्रांतियाँ, देखना जाके क्रांतियाँ लिखा हुआ, तो आपको उसमें क्रांति वाला, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये क्रांति से रिलेटेड है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, तो इसलिए मैं आपको लिए ये क्वेश्चन लेके आया था। चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इकोनॉमिक्स का है। भारत में कृषि वर्ष कब से कब तक मनाया जाएगा, तो अगर बात की जाए कृषि वर्ष की, तो ये भारत में कृषि वर्ष जो है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 जुलाई से लेकर 30 जून। ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला है, तो अगर बात की जाए रॉ की, तो रॉ के अभी जो नए हाल ही में जो नए प्रमुख बने हैं, तो वो बने हैं रवि सिन्हा। कौन बने, रवि सिन्हा। देखो, रा से रॉ, भाई रा से रॉ और रा से रवि, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि रॉ के नए प्रमुख कौन बने, तो रा से रॉ और रा से रवि, तो रवि सिन्हा बने हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, रॉ है खुफिया एजेंसी, इसके नए प्रमुख कौन बने, तो वो बने रवि कुमार सिन्हा जी। चलिए, ये हम तो कुछ फैक्ट याद करते हैं उसके, कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसे हम आईबी बोलते हैं, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ अभी कौन बने, तो वो उन्हें तपन कुमार डेका। इसके साथ ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसे हम बोलते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, या शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं इसकी NIA, बहुत सुना होगा आपने, न्यूज़ में देखते हो NIA का छापा पड़ गया। तो NIA के जो प्रमुख कौन बने, वो बने दिनकर गुप्ता। इसके साथ ही जो नारकोटिक्स कंट्रोल विभाग है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं NCB। क्या बोलते हैं शॉर्ट में, NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो।
तो इसके अभी चीफ कौन बने, तो इसके बने सत्यनारायण प्रधान। कौन बने भाई, सत्यनारायण प्रधान। एक दो बार बस पढ़ो फिर याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है योजना से रिलेटेड। लाडली बहना योजना किस राज्य की है, तो लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश राज्य की है। किस राज्य की भाई, मध्य प्रदेश राज्य की है। और इस योजना के अंतर्गत जो गरीब बहनें हैं उनकी जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत उनकी आवश्यकताएं हैं, आर्थिक मूलभूत आवश्यकताएं, तो उनको पूरा करने के लिए 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार जो है, जो हमारी जो गरीब बहनें हैं उनकी जो मूलभूत आर्थिक समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 1,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान करेगी। तो ये हमारी कौन सी योजना थी, ये थी हमारी लाडली बहना योजना। चलिए ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन आ गया है। पहला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत के किस राज्य में तैनात किया गया है, तो भाई ये तैनात किया गया पंजाब में। कहाँ तैनात किया गया, पंजाब में। S-400 एयर सिस्टम, इसका नाम आपने बहुत सुना हुआ है, ये रशिया से हमने ख़रीदा है, जिस पर पहले अमेरिका ने हमें कई चेतावनी दी हैं प्रतिबंध लगाने की, लेकिन फिर भी हमने ख़रीदा है। तो ये कहाँ पर अभी सबसे पहले कहाँ पर तैनात किया गया, तो ये तैनात किया गया था पंजाब सेक्टर में। चलिए तो फ्रेंड्स आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है, और ये क्लास बहुत ही छोटी रही, 21 मिनट की। और ये ऐसी क्लास है कि जो आपकी जो जीएस है वो 50 नंबर की जीएस आने को है। तो 50 में से हम आपको, हमारी कोशिश है कि कम से कम हम आपको 40 प्लस करवा दें, 40 प्लस आपका स्कोर दें। तो इसलिए आपको ये क्लास लेना बहुत ज़रूरी है। और कोई ख़ास बड़ी क्लास भी नहीं है, 20-21 मिनट की क्लास है। और यहाँ पर पूरी जो हमारी क्लास है ये सीधी सीधी टॉपिक से रिलेटेड है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सिलेबस से बाहर हो। जो सिलेबस में टॉपिक जो भी मेंशन किए गए हैं उसी को देखकर ये क्लास बनाई गई है। तो प्लीज़ क्लास को ज़रूर देखना, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी ऐसी क्लास आपको लगातार मिलती रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।